वीडियो को लाइक और कमेंट करें ताकि अगले एपिसोड में मैं अपने एफर्ट्स लगा सकूं। जब पुष्कर अपने कुछ स्क्वायर मीटर के किराए के अपार्टमेंट में लौटा तो ये एहसास और भी गहरा हो गया। उसने अपने छोटे से किराए के अपार्टमेंट को देखा और उसके मुंह के कोने पर एक कड़वी मुस्कान उभर आई। अपनी शर्तों के साथ वो अभी भी शादी के बारे में बात करना चाहता था। उसने सोचा कि वो महिला उसके साथ तभी आएगी जब वो अंधी होगी। क्रांति अभी सफर नहीं हुई है कॉमरेड, आपको अभी भी कड़ी मेहनत करनी होगी। पुष्कर ने खुद को खुश किया। उसके बाद पुष्कर अपने जादुई स्टोरेज बॉक्स को देखने गया। हालांकि अभी भी कुछ नया नहीं था। हल्के से नहाने के बाद पुष्कर खुशी खुशी ध्यान में लीन हो गया। आज के छोटे मोटे झगड़े के बाद पुष्कर ने कुछ बार जादू का इस्तेमाल किया और जादू से और भी परिचित हो गया। साथ ही उसे जादू के इंपॉर्टेंस का भी एहसास हुआ। अगर उसके पास और जादू होता तो न सिर्फ वो कुछ और बार जादू कर पाता, बल्कि उसी जादू की शक्ति भी ज्यादा मजबूत होती। और आज अगर उसके पास जादू की कमी न होती तो वो आखिर में दूसरे पक्ष को धोखा नहीं दे पाता। इसके अलावा चूंकि उसके पास सिर्फ जादुई मार्गदर्शक पुस्तक थी, इसलिए उसे उसमें दर्ज कुछ ही बुनियादी मंत्रों की जानकारी थी। आखिरकार ये मंत्र तो बुनियादी मंत्र ही थे। अगर वो और जादू भी जोड़ देता तो भी शक्ति में वृद्धि सीमित ही होती। अब प्रॉब्लम यह थी कि उसके पास वे उच्च स्तरीय मंत्र थे ही नहीं। पृथ्वी पर तो जादू के कौशल थे ही नहीं। अगर उसे जादू के कौशल हासिल करने हैं तो वो उन्हें रेड मून साम्राज्य जैसी दूसरी दुनियाओं से ही स्टोरेज बॉक्स के जरिए हासिल कर सकता था। और स्टोरेज बॉक्स से मिलने वाली चीजों के लिए कोई नियम नहीं थे। वे पूरी तरह से बेतरतीब थी। इसलिए अगर पुष्कर चाहता भी तो वो सिर्फ उसकी इच्छा से हासिल नहीं हो सकता था। तो फिलहाल पुष्कर सिर्फ इन बुनियादी मंत्रों का ही इस्तेमाल कर सकता था। सौभाग्य से अगर इन मंत्रों का सही इस्तेमाल किया जाए तो इनका असर अच्छा ही होगा। हालांकि एक शुरुआती जादूगर के रूप में पुष्कर की शारीरिक शक्ति और कौशल में कोई सुधार नहीं हुआ। अगर वो जादू का इस्तेमाल नहीं करता तो भी उसके कौशल आम लोगों जैसे ही होते, और अगर वो जादू सीख भी लेता तो भी उसके कौशल में कोई खास सुधार नहीं होता। आखिरकार अब वो एक जादूगर था, योद्धा नहीं। जादूगर कभी लड़ाई में अच्छे नहीं होते, वे विनाश में बेहतर होते हैं। इसलिए अब भी पुष्कर को एक गुप्त पुस्तक की जरूरत थी जो उसके कौशल को निखार सके। बेहतर होगा कि वो मार्शल आर्ट की वो टॉप गुप्त पुस्तकें हों जो उसने मार्शल आर्ट की कहानियों में पढ़ी थी, जैसे कि 9 यांग दिव्य कला, स्वर्ग और पृथ्वी महान लुओ शिफ्ट इत्यादि। सिर्फ उन चीजों को पाने के बाद ही वो आज रात जैसी सिचुएशन का सामना करने पर ज्यादा कुशल हो सकता था। हालांकि ये चीजें सिर्फ उसकी चाहत से नहीं मिल सकती थी। सौभाग्य से स्टोरेज बॉक्स की अच्छी बात यह थी कि उसमें मिलने वाली चीजें पूरी तरह से बेतरतीब थी। ऐसा नहीं था कि जितनी अच्छी चीज होगी उसे पाना उतना ही मुश्किल होगा, और जितनी खराब चीज होगी उसे पाना उतना ही आसान होगा। यह पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर था। यह खेल खेलने से अलग था। हो सकता है कि उसकी किस्मत अच्छी हो और अगली चीज जो उसे मिले वो उसकी सबसे अच्छी चीज हो। बेशक यह भी पॉसिबल था कि वो उसे कभी न मिले। संक्षेप में सब कुछ पॉसिबल था। चूंकि उसे जो मिला वो पुष्कर के बस की बात नहीं थी, इसलिए वो इस पर ज्यादा वक्त नहीं लगाना चाहता था। वो जो कर सकता था वो ये था कि स्टोरेज बॉक्स में जितनी हो सके उतनी किस्में रखते। इस तरह स्टोरेज बॉक्स में ज्यादा विकल्प होंगे, शायद उसके कुछ पाने की संभावना ज्यादा होगी। अगर वो सिर्फ 1 या 2 चीजें रखता तो पुष्कर को डर था कि उसे कुछ पाने में काफी वक्त लग जाएगा। ध्यान कर रहे पुष्कर को एक बार फिर लगा कि उसकी 5 इंद्रियां तेज हो रही है। हालांकि जादू का अभ्यास उसके कौशल में सुधार नहीं ला सका, लेकिन यह उसकी इंद्रियों के लिए बहुत मददगार था। पुष्कर ने पूरी रात फिर से साधना में बिताई। अगले दिन सुबह होने पर उसने एक बार फिर वक्त पर अपना ध्यान समाप्त किया और उसका मन अभी भी बहुत अच्छा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे अब और सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? नहाते हुए पुष्कर ने मन ही मन सोचा, क्योंकि पुष्कर ने पाया कि ध्यान न सिर्फ उसके शरीर में जादू बढ़ा सकता है, बल्कि उसकी आत्मा को भी सर्वोत्तम सिचुएशन में रख सकता है। यह सोने के बाद उसकी रिकवरी से भी बेहतर था। इसलिए उसने ध्यान करना चुना। हालांकि पुष्कर एक साधारण इंसान के जीवन से पूरी तरह से अलग नहीं होना चाहता था, इसलिए कभी कभी वो नॉर्मली आराम करता था। शरीर में जादू की बढ़त के कारण पुष्कर अच्छे मूड में था। हालांकि कंपनी में पहुंचने के बाद यह अच्छा मूड काफी कम हो गया। क्या मुझे भी फुटबॉल खेल में भाग लेना है?
पुष्कर ने आश्चर्य से अपने बॉस की ओर देखा और पूछा, हाँ, काफी लोग नहीं हैं। कंपनी ने मुझे सुरक्षा विभाग से कुछ और लोगों को जोड़ने को कहा था, इसलिए मैंने तुम्हें जोड़ा। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, बल्कि अन्वेष को भी जाना होगा। मैनेजर अरोड़ा ने कहा, हालांकि तुम निश्चिंत रह सकते हो कि तुम सिर्फ रिजर्व खिलाड़ी हो। वक्त आने पर ही तुमको खेलने की जरूरत पड़ेगी। पुष्कर का मूड बेहतर था। सच कहूं तो उसे इस फुटबॉल खेल में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। वो फुटबॉल खेलने नहीं, बल्कि पैसे कमाने के लिए काम पर आया था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वास्तव में कोई भी भाग नहीं ले रहा था, इसलिए मैनेजर अरोड़ा ने बस कुछ लोगों को जोड़कर संख्या पूरी कर दी। वरना अगर सफिशिएंटली लोग नहीं होते तो थोड़ी शर्मिंदगी होती। ठीक है, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस तरह की सिचुएशन हर साल होती है। जब तक कंपनी में लोगों की संख्या पर्याप्त नहीं होगी, वे आखिर हमें ही चुनेंगे। पिछले साल भी मेरे बारे में ऐसी ही शिकायत की गई थी, लेकिन मैं आखिर में नहीं खेल पाया। मैनेजर अरोड़ा के जाने के बाद अन्वेष ने पुष्कर के कंधे पर थपथपाया और कहा, इसके अलावा खेल में भाग लेना बिना लाभ के नहीं है। कंपनी सब्सिडी देगी। बेशक जो लोग नहीं खेलते हैं उनके लिए सब्सिडी कम होगी। अगर परिणाम अच्छे हैं तो अंतिम इनाम अभी भी बहुत समृद्ध है। अभी भी पैसा है? पुष्कर ने आश्चर्य से पूछा। जरूर, इस तरह के खेल में बोनस होता है। हालांकि ये बहुत ज्यादा नहीं होता और कंपनी के बॉस को इसकी परवाह नहीं होती। फिर भी आखिर में खेल में भाग लेने वाले कर्मचारियों को इसका इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा अगर परिणाम अच्छे नहीं होते और आपको बोनस नहीं मिलता तो कंपनी भाग लेने वाले कर्मचारियों को सब्सिडी भी देगी। हालांकि ये बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कुछ न होने से पैसा होना बेहतर है ना? अन्वेष ने कहा। पुष्कर ने सिर हिलाया। फिलहाल उसके पास पैसों की कमी थी। अगर उसे अभी कुछ एक्स्ट्रा आमदनी हो जाए तो सबसे अच्छा होगा। इस वक्त उसे उम्मीद थी कि उसे मैदान में भेजा जा सकेगा। भले ही उसे कोई रैंकिंग न मिले, लेकिन सब्सिडी पक्का किसी विकल्प से ज्यादा होगी। खेल 2 दिन बाद शनिवार को था। चूंकि वो आराम का दिन था, इसलिए ज्यादा लोग देखने आएंगे। पुष्कर, चलो, अब पहरा देने का वक्त हो गया है। अन्वेष ने अपनी सुरक्षा वर्दी ठीक की और खड़े होकर पुष्कर से कहा। जरूर, पुष्कर ने जवाब दिया। फुटबॉल के कंपैरिजन में उसका मेन काम सिक्योरिटी गार्ड का था। हालांकि वो सुरक्षा गार्ड थे, उनके पास करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। ज्यादातर वक्त वो बातें करते रहते थे या वक्त बिताने के लिए अपनी चौकियों पर सुस्ताते रहते थे। लेकिन इस बार जाहिर है ऐसा नहीं था। पुष्कर अपनी जगह पर थोड़ी देर ही खड़ा हुआ था कि एक स्पोर्ट्स कार अंदर आने को हुई। हालांकि उस वक्त काम का वक्त बीत चुका था। जाहिर है ये इंसान कंपनी का कर्मचारी नहीं था, और एक आम कर्मचारी इतनी अच्छी कार तो चला ही नहीं सकता। बीप बीप। जब कार कंपनी के दरवाजे पर पहुंची तो उसने कई बार हॉर्न बजाया। पुष्कर तेजी से आगे बढ़ा। सर, तुम किसे ढूंढ रहे हैं? पुष्कर ने पूछा। स्पोर्ट्स कार का शीशा नीचे किया गया और चेहरे पर सनग्लास लगाए एक युवक प्रकट हुआ। उसने पुष्कर की तरफ देखे बिना कहा, मेरे लिए गेट खोलो। मुझे माफ करना महोदय, बाहरी व्हीकल्स का पहले रजिस्ट्रेशन जरूरी है। पुष्कर ने विनम्रता से कहा। भाड़ में जाओ। उसे उम्मीद नहीं थी कि पुष्कर की विनम्रता का बदला दूसरे पक्ष के कड़वे शब्दों से होगा। मैंने तुमसे दरवाजा खोलने को कहा, तुम इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? पुष्कर ने दूसरे पक्ष की कार पर फिर से नजर डाली और जांच की कि यह सच में उसकी कंपनी की कार नहीं है। इसलिए उसने फिर कहा, सर, बाहरी वाहनों का पहले पंजीकरण होना जरूरी है। कृपया उतरें और पंजीकरण कराएं। इस बार पुष्कर का स्वर और भी सख्त था। इस वक्त युवक ने आखिरकार पुष्कर की ओर देखा। उसने अपना धूप का चश्मा माथे पर लगाया और पुष्कर को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। क्या तुम बहरे हो? मैंने तुमसे गेट खोलने को कहा था। क्या तुमने मेरी आवाज नहीं सुनी? अगर आप पंजीकरण नहीं कराएंगे तो मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, पुष्कर ने सख्त लहजे में कहा। हालांकि उसने दूसरे पक्ष की कार देखी थी, लेकिन उसे पता था कि दूसरा पक्ष कोई अमीर आदमी होगा। लेकिन चूंकि वो इस पद पर काम करता है और उसे ये वेतन मिलता है, इसलिए उसे अपने काम को गंभीरता से लेना चाहिए। अच्छा, तुम बहुत अच्छे हो। बच्चे, तुम यहां नए होगे। मैं यहां कई बार आ चुका हूं और पहली बार मुझे रोककर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा गया है। बच्चे, तुम्हें हिम्मत तो है। अब तुम्हें यह नौकरी नहीं चाहिए, है ना? उस युवक ने पुष्कर को घूर कर देखा। यह हमारा अनुरोध है, कृपया हमारे साथ सहयोग करें, पुष्कर ने जोर देकर कहा। युवक को समझ नहीं आ रहा था कि पुष्कर का क्या करे। उसे उम्मीद नहीं थी कि पुष्कर उसकी धमकी से नहीं डरेगा।
हालांकि उसके लिए गाड़ी से उतरकर पंजीकरण कराना नामुमकिन था। क्या इसका मतलब यह नहीं कि वो पुष्कर से डरता था? बस तुम रुको, युवक ने पुष्कर से कहा, फिर अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। पुष्कर को उसकी कोई परवाह नहीं थी, लेकिन तभी अन्वेष भाई ड्यूटी रूम से बाहर आए और पास आ गए। जाहिर है उसने दरवाजे पर जो हुआ देखा था। युवा मास्टर अबीर, आप यहां हैं, मैं आपके लिए दरवाजा खोलता हूं, अन्वेष भाई ने कार में बैठे उस युवक से कहा। जैसे ही वो उनके पास पहुंचा, उसका चेहरा विनम्र मुस्कान से भरा था। हालांकि उस युवक ने उसकी बात अनसुनी कर दी और अभी भी फोन पर बात कर रहा था। अन्वेष के चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी थी, लेकिन फिर वो पुष्कर की ओर मुड़ा और बोला, क्या कर रहे हो? जल्दी करो और युवा मास्टर अबीर के लिए दरवाजा खोलो। जरूरत नहीं है, मैं यही इंतजार करूंगा। इस वक्त युवक ने फोन कॉल खत्म कर लिया था और पुष्कर की तरफ देखा। पुष्कर का चेहरा बहुत शांत था, लेकिन अन्वेष के चेहरे पर थोड़ी बेचैनी और घबराहट थी। युवा मास्टर अबीर, देखिए, आज बहुत गर्मी है, आपको बाहर धूप सेंकनी होगी। आप पहले अंदर चलें। तुम कौन हो? इसका तुमसे क्या लेना देना है? मेरे रास्ते से हट जाओ। उस युवक को अन्वेष की दयालुता पसंद नहीं आई। कुछ ही देर बाद एक जानी पहचानी शख्सियत इमारत से बाहर निकली और दौड़कर यहां आई। वो ली लिन का बॉस मैनेजर अरोड़ा था। अरोड़ा, यहां के सुरक्षा गार्ड काफी सक्षम है, उन्होंने मेरी कार रोकने की भी हिम्मत की। आपका क्या मतलब है? मैनेजर अरोड़ा बस दौड़कर आ गया। उसकी सांसें संभलने से पहले ही उस युवक ने आगे बढ़कर कहा। जाहिर है कि वो मैनेजर अरोड़ा से काफी छोटा था, लेकिन उसने मैनेजर अरोड़ा को अरोड़ा कहा। युवा मास्टर अबीर, मुझे माफ करिए, ये पुष्कर नया आया है, उसे नियम नहीं पता और उसने कभी युवा मास्टर अबीर को देखा भी नहीं है। आप एक उदार इंसान हैं, अपने आप को उसके लेवल तक मत गिराइए, ये सब हमारी गलती है। मैं तुरंत आपके लिए गेट खोलता हूं। मैनेजर अरोड़ा ने माफी मांगी और पुष्कर को डांटा। जल्दी करो और मास्टर अबीर से माफी मांगो। मैनेजर अरोड़ा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं माफी क्यों मांगू? वो मूल रूप से एक बाहरी इंसान की कार है, अगर वो पंजीकृत नहीं है तो जाहिर है मैं उसे जाने नहीं दे सकता, पुष्कर ने कहा। ठीक है, तुम में हिम्मत है, अगर तुम आज घुटने टेक कर मुझसे भीख नहीं मांगोगे तो भी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। युवा मास्टर अबीर पुष्कर की बातों से गुस्से में था। उसे उम्मीद नहीं थी कि पुष्कर उसे कोई सम्मान नहीं देगा। वो पहले से ही इतने लंबे वक्त तक रोके जाने से बहुत दुखी था। अब पुष्कर का रवैया अभी भी ऐसा ही था। अगर उसका मूड अच्छा होता तो ये अजीब होता, इसलिए वे पुष्कर को आसानी से जाने नहीं देना चाहता था। छोटे पुष्कर, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मास्टर अबीर कौन है? क्या उन्हें हमारी कंपनी में आने पर पंजीकरण कराना होगा? वो अक्सर यहां आते हैं, तुम नए हो इसलिए तुम्हें पता नहीं है, मैनेजर अरोड़ा ने पुष्कर से कहा। खैर, उससे इतना मत कहो, आज मैं तुम्हें बता दूंगा कि हर कोई मुझे नहीं रोक सकता, मास्टर अबीर ने मैनेजर अरोड़ा से कहा। फिर उन्होंने पुष्कर की ओर देखा। पुष्कर, अपना सामान समेटकर निकल जाओ। कौन है जो मेरे कर्मचारी को अपना सामान समेटकर बाहर चले जाने को कहें? वाइस प्रेसिडेंट सोनाली की आवाज अचानक गूंजी। पुष्कर और बाकी लोग मुड़े। उन्हें पता ही नहीं चला कि वाइस प्रेसिडेंट सोनाली कब दरवाजे तक पहुंच गई। हालांकि वो अंदर नहीं बल्कि बाहर जा रही थी, इसलिए उन्होंने पहले ध्यान नहीं दिया। सोनू, सोनाली को देखते ही यंग मास्टर अबीर के चेहरे के भाव 180 डिग्री बदल गए। वो खुशी से भर गया। इस बार उसे पुष्कर के बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने कार से उतरने की पहल की। उसने पैसेंजर सीट से फूलों का एक गुलदस्ता लिया और सोनाली की कार की तरफ चल दिया। इसी दौरान मैनेजर अरोड़ा ने दरवाजा खोला। अबीर, प्लीज मुझे मेरे पूरे नाम से बुलाओ। सोनाली अभी भी कार में ही थी। उसका बाहर निकलने का कोई इरादा नहीं था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था और वो ज्यादा उत्साहित भी नहीं थी। अगर मैं तुम्हें तुम्हारे पूरे नाम से पुकारूं तो क्या यह बहुत ज्यादा नहीं होगा? सोनू, ये तुम्हारे लिए गुलाबों का गुलदस्ता है। अबीर ने सहजता से सोनाली को देखा। अबीर, हम इतने करीब नहीं हैं। इसके अलावा मैंने कई बार कहा है कि मैं तुम्हारा गुलदस्ता स्वीकार नहीं करूंगी। सोनाली ने बेपसी से सामने खड़े अबीर को देखा। वो लंबे वक्त से उसका पीछा कर रहा था और उसने उसे साफ मना कर दिया था। फिर भी वो आदमी बार बार उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। अबीर, मैं अपने कर्मचारियों का ध्यान रखूंगी, तुमको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, सोनाली ने मास्टर अबीर से कहा।
क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए पुष्कर द ऑनर ऑफ बॉक्स आपके दोस्त सात्विक के साथ सिर्फ सात्विक स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर।